हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हम कर रहे हैं हिंदी नेट जेआरएफ परीक्षा चयनित विषय आधारित प्रश्न जून 2009 से जुलाई 2018 तक के प्रश्न पत्र। दोस्तों, आज हम करेंगे दिसंबर 2012 का द्वितीय प्रश्न पत्र। ठीक है, गौर करेंगे दोस्तों प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, सरहेपा का संबंध किससे था? तो ध्यान रखें, सरहेपा का संबंध है सिद्ध साहित्य से। सिद्ध साहित्य, ध्यान रखें। ठीक, अगला प्रश्न है, सूरदास, कुंभनदास, नंददास तथा सुंदरदास, इनमें से अष्टछाप के कवि कौन से नहीं हैं? तो सही उत्तर है सुंदरदास। सुंदरदास अष्टछाप के कवि नहीं हैं। इनके अलावा सूरदास, कुंभनदास और नंददास ये सभी अष्टछाप के कवि हैं। अगला प्रश्न है, बिहारी किस श्रेणी के कवि हैं? तो ध्यान रखें, रीति सिद्ध। ठीक है, तो बिहारी रीति सिद्ध श्रेणी के कवि हैं। ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार रिपीट हुआ है। ध्यान रखें, रीति काल की रीति सिद्ध श्रेणी। ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद कैसे उपन्यासकार हैं? तो आदर्शोन्मुख यथार्थवादी प्रवृत्ति के। ठीक है, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं प्रेमचंद। ठीक है, अगला प्रश्न है, अमृतलाल नागर जी, इनके जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? तो ध्यान रखें, सूरदास के जीवन का चित्रण किया गया है। ठीक, सूरदास के जीवन का। ध्यान रहे, अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है। और कैसा उपन्यास? जीवनी परक उपन्यास। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि खंजन नयन कैसा उपन्यास है? तो ध्यान रहे, जीवनी परक उपन्यास है खंजन नयन, जिसमें सूरदास के जीवन का चित्रण किया है अमृतलाल नागर जी ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्य धारा पर दिखाई देता है? तो छायावाद पर। ठीक है, तो छायावाद की काव्य धारा पर प्रभाव दिखाई देता है किसका? अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव। ठीक है, ध्यान रखें, छायावाद पर। अगला प्रश्न है, पंक्ति है दोस्तों, तो ध्यान दें, दुख ही जीवन की कथा रही, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। यह पंक्ति किसकी है? तो निराला की रचना है सरोज स्मृति। सरोज स्मृति और बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जिससे ली गई पंक्तियां हैं। ठीक है, याद रखें, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ठीक है, सरोज स्मृति। अगला प्रश्न है, रस आंखें टक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न रिपीट हुआ है। ध्यान दें, रस आंखें टक, इसके रचनाकार कौन है? तो ध्यान रहे, कुबेरनाथ राय जी। कुबेरनाथ राय जी रस आंखें टक के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई जी की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो जीप पर सवार इल्लियां। जीप पर सवार इल्लियां हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली, ये किस विधा की रचना है? तो ध्यान रहे, यात्रा वृतांत। यह एक यात्रा वृतांत है जिसके रचनाकार हैं अज्ञे। ठीक है, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे। तो ध्यान रखें, एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृतांत है अज्ञे का। ठीक, अगला प्रश्न है, ध्यान देना, आलोचक के मुख से, आलोचक के मुख से किसके व्याख्यानों का संकलन है? तो ध्यान रहे, नामवर सिंह जी। नामवर सिंह जी के व्याख्यानों का संकलन है आलोचक के मुख से। ठीक, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। फिर है, समय देवता। समय देवता किसकी कविता है? तो नरेश मेहता की। समय देवता कविता है नरेश मेहता की। अगला प्रश्न है, ऑफ ग्रामेटोलॉजी। ऑफ ग्रामेटोलॉजी
ग्रामेटोलॉजी, इसके लेखक कौन है? तो ध्यान रहे जैक देरिडा। जैक देरिडा की रचना है ऑफ ग्रामेटोलॉजी। ठीक, अगला प्रश्न है शिवदान सिंह चौहान, शिव कुमार मिश्र, प्रकाश चंद्र गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी, इनमें से मार्क्सवादी आलोचक कौन से नहीं हैं? ठीक है, तो ध्यान रखें रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी मार्क्सवादी आलोचक नहीं हैं। इनके अलावा शिवदान सिंह चौहान, शिव कुमार मिश्र और प्रकाश चंद्र गुप्त, ठीक है, ये सभी कौन है? मार्क्सवादी आलोचक हैं। एक नाम और याद रखें, रामविलास शर्मा, ये भी मार्क्सवादी आलोचक हैं। तो इससे एक प्रश्न बनता है मार्क्सवादी आलोचक से, तो ध्यान रखें दोस्तों, पता कर लें, ठीक है, कौन कौन मार्क्सवादी आलोचक थे। ठीक, ध्यान दें अगला प्रश्न, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, कितनी बार रिपीट हो गई है? ठीक है, तो ये रचना किसकी है? तो ध्यान रहे विद्यानिवास मिश्र जी की। विद्यानिवास मिश्र जी की रचना है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। और ध्यान रहे दोस्तों, विद्यानिवास मिश्र जी की जितनी भी रचनाएं हैं उन्हें आप अच्छे से कर लें, एक ना एक प्रश्न इनसे जरूर बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आलोचना कृति। आलोचना कृति विजय देव नारायण शाही की है, तो कौन सी आलोचना कृति विजय देव नारायण शाही की है? तो ध्यान रखें जायसी। ठीक है, जायसी एक आलोचना कृति है जिसके रचनाकार हैं विजय देव नारायण शाही। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गौर करना जरा, खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का विशिष्ट योगदान है। ठीक है, तो यहाँ केंद्र में क्या है? खड़ी बोली का विकास। ठीक, अब फोर्ट विलियम कॉलेज का विशिष्ट स्थान है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी फोर्ट विलियम कॉलेज की 1800 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, गौर करें जरा, क्योंकि अंग्रेजी ने खड़ी बोली के विकास को प्रमुखता दी है। अंग्रेजों ने किसको प्रमुखता दी है? तो खड़ी बोली के विकास को। ध्यान रहे अध्यक्ष थे इसके कौन? स्टार्टिंग में कौन थे? तो जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला एक बार नाम कंफर्म कर लेना, थोड़ा सा मुझे भी डाउट आ गया एकदम, तो ध्यान रखें जॉन गिलक्राइस्ट नहीं। आप इसको जरा प्रश्न को देखेंगे कि उस समय मेरे घटना चक्र के वीडियो है उसमें करा रखे हैं मैंने ये प्रश्न। ठीक है, तो अध्यक्ष कौन थे जब फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी? ठीक है, तो ध्यान रखें, तो देखें ऑप्शन बी, खड़ी बोली के प्रशिक्षण से विविध साहित्यिक विधाओं से में सृजन हुआ है। खड़ी बोली के प्रशिक्षण से विविध साहित्यिक विधाओं का सृजन हुआ। ऑप्शन सी, खड़ी बोली में साहित्यिक लेखन युग की आवश्यकता थी। ठीक है, क्या कह रहे हैं? खड़ी बोली में साहित्यिक लेखन युग की आवश्यकता थी। तो दोस्तों इसमें ए और सी ये दो कथन सही हैं। ए क्या है? अंग्रेजों ने खड़ी बोली के विकास को प्रमुखता दी, बिल्कुल सही बात। ठीक है, और सी क्या है ऑप्शन? खड़ी बोली में साहित्यिक लेखन युग की आवश्यकता थी। ठीक है, बिल्कुल थी, क्योंकि इससे पहले जो था साहित्य किसमें? अवधी ब्रजभाषा इसमें लिखा जा रहा था। ठीक है, लेकिन आधुनिक युग में खड़ी बोली में साहित्य लिखा जाने लगा। ठीक, फिर है ऑप्शन बी जो कि गलत है। क्या है? कि खड़ी बोली के प्रशिक्षण से विविध साहित्यिक विधाओं में सृजन हुआ। ठीक है, बी गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गौर करें, ब्रज भाषा में गीतात्मकता स्वाभाविक रूप से आ जाती है। ठीक है, प्रश्न है ब्रज भाषा में गीतात्मकता स्वाभाविक रूप से आ जाती है। फिर है बी कथन, ब्रज भाषा में पुरुष वर्णों का अभाव है। ठीक है, तो ए और बी दोनों ही पुरुष वर्णों का, पुरुष नहीं परुष वर्णों का अभाव है ब्रज भाषा में। तो दोनों की दोनों कथन सही हैं। ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, नई कविता में नए मनुष्य की प्रतिष्ठा हुई है। नई कविता में नए मनुष्य की प्रतिष्ठा हुई है। फिर है नई कविता में व्यक्त मनुष्य का द्वंद्व अंशतः आयातीत है।
ठीक है, अंशतः है, आयातीत है। रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, ठीक है, ध्यान दें। तो ए और बी दोनों ही सही हैं, यानी ए भी सही है और बी भी सही है। ठीक, नई कविता में नए प्रश्न की प्रतिष्ठा हुई है, बी है। नई कविता में व्यक्त मनुष्य का द्वंद्व अंशतः है, आयातीत है। ठीक, अगला प्रश्न है, ध्यान दें, छायावाद की विशेषताएं कौन सी हैं? तो जरा ध्यान से सुनेंगे छायावाद की विशेषताएं, गौर करना जरा। आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति, आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति। फिर है साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद के प्रति विद्रोह, साम्राज्यवाद के प्रति विद्रोह। फिर है सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण, सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण। फिर है छायावाद रहस्यवाद का पर्याय है, छायावाद रहस्यवाद का पर्याय है। तो छायावाद की विशेषताएं हैं आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति, फिर है साम्राज्यवाद के प्रति विद्रोह, फिर है सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण, फिर है छायावाद रहस्यवाद का पर्याय है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, गौर करना जरा, गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले तुलसीदास की रचना है गीतावली, जिसका समय है 1628 संवत, 1628 संवत गीतावली। फिर है रामचरित मानस, इनकी प्रसिद्ध रचना है, अवधी भाषा में है रामचरित मानस, जिसका समय है 1631 संवत। ठीक है, 1631 संवत। ठीक, फिर है दोहावली, दोहावली का समय है 1640 संवत। ठीक है, 1640 संवत। फिर है विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, जिसका समय है 1639 संवत लगभग, लगभग है, निश्चित नहीं है समय। ठीक है, तो ध्यान रखें, तो लगभग अगर 39 माना जाए इसका समय, तो ये दोहावली से पहले आनी चाहिए रचना। ठीक है, तो लगभग है, निश्चित नहीं है, तो बाद की भी हो सकती है, तो ध्यान रहे। सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास की रचना गीतावली, फिर रामचरितमानस, फिर दोहावली, फिर विनय पत्रिका। रामचरितमानस का समय जरूर याद रखें, 1631 संवत। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, जन्म तिथि किसके आधार पर? जन्म तिथि की दृष्टि से द्विवेदी युगीन कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो देखते हैं द्विवेदी युगीन कवि। ठीक है, सबसे पहले श्रीधर पाठक, कौन? श्रीधर पाठक, जिनका समय है 1859 से 1928 ईस्वी, 1859 से 1928 ईस्वी, किसका? श्रीधर पाठक जी का समय है। फिर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनका समय है 1865 से 1947 ईस्वी। ठीक है, 1865 से 1947 ईस्वी। फिर है दोस्तों मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त जी, इनका समय है 1886 से 1964 ईस्वी, 1886 से 1964 ईस्वी। फिर है दोस्तों राम नरेश त्रिपाठी जी, राम नरेश त्रिपाठी जी, इनका समय है 1879 से 1879 से 1889 से। ठीक है, 1962 ईस्वी, 1962 ईस्वी। तो क्रम याद रखें जन्म तिथि के आधार पर। तो सबसे पहले हैं श्रीधर पाठक, फिर हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, फिर हैं मैथिली शरण गुप्त जी, फिर हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी की कृतियों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? तो जरा ध्यान दें, आधुनिक हिंदी की कृतियों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम। सबसे पहले है यशोधरा। ठीक है, यशोधरा, क्या है समय इसका? 1932 ईस्वी, 1932 ईस्वी यशोधरा का समय काल है। फिर है कनुप्रिया, कनुप्रिया, ठीक है, कनुप्रिया का समय काल है 1959 ईस्वी, 1959 ईस्वी। फिर है उर्वशी, ठीक है, उर्वशी का समय है 1961 ईस्वी, 1961 ईस्वी। फिर है कुंवर नारायण जी की रचना आत्मजयी, आत्मजयी, ठीक है,
जिसका समय है 1965 ईस्वी, 1965 ईस्वी। ठीक है, तो ध्यान रखें, सबसे पहले यशोधरा 1932 ईस्वी, फिर कनुप्रिया 1959 ईस्वी, फिर है उर्वशी 1961 ईस्वी, फिर है आत्मजयी 1965 ईस्वी। ठीक है, नोट है यहाँ पर, यूजीसी द्वारा पूछे गए इस प्रश्न में कोई भी विकल्प सही नहीं है। हालांकि यूजीसी ने अपने उत्तर कुंजी में इस प्रश्न के उत्तर का अनुक्रम इस प्रकार माना है। तो ध्यान दें, क्या माना है? सबसे पहले यशोधरा। ठीक है, अब ध्यान दें, इन्होंने जो यूजीसी ने जो क्रम माना है वह है यशोधरा, फिर है उर्वशी, फिर है कनुप्रिया, फिर है आत्मजयी। ठीक है, ये सही अनुक्रम है, यशोधरा, उर्वशी, कनुप्रिया, आत्मजयी। ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट होने वाली बात ही है दोस्तों, क्योंकि आप अगर 3 से 4 किताबें उठा करके देखेंगे और इनका समय मैच करेंगे। ठीक है, मैंने जब रामबाण संकलन के वीडियो बनाए थे तो उस समय इतनी समस्या हुई थी, इतना सर्च करना पड़ा था मुझे, क्योंकि समय काल में बहुत ज़्यादा, मतलब किसी किताब में कुछ दे रखा है, किसी किताब में कुछ दे रखा है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज क्यों नहीं होंगे? ठीक है ना, तो हम पढ़ के जाते हैं कुछ और, वहाँ पर आंसर कुछ और समझ के टिक करके आ जाते हैं। ठीक है, और जो वहाँ से चेकिंग होती है उनका अलग ही होता है। ठीक है, उनका आंसर अलग ही होता है। तो दोस्तों इस बात पर भी आप ध्यान रखेंगे, जब भी आप पढ़ाई करें तो क्रॉस चेक जरूर कर लें जहां कहीं भी डाउट हो। जैसे मैं अभी आपको प्रश्न पत्र करा रही हूं तो एक जैसे नाम अगर आ जाते हैं तो माइंड में मेरे भी कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, क्योंकि मैं भी कोई रिवीजन करके आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, जैसी चीज़ें मैं करा रही हूँ तुरंत ऑन द स्पॉट चल रही हैं चीज़ें। ठीक है, जो कुछ भी माइंड में क्लिक करता है मैं आपको बीच बीच में डिटेल्स में बताती रहती हूँ। ठीक है, जहाँ डाउट लगता है वो भी क्लियर कर देती हूँ कि भाई डाउट है, आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, और मैं आपसे उम्मीद रखती हूँ कि अगर मुझे डाउट है तो आप उस बात को जरूर चेक करें, क्योंकि प्रश्न जो बनते हैं दोस्तों ऐसे ही प्रश्न से बनते हैं जहाँ पर स्टूडेंट के दिमाग क्या हो जाए, कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, इसीलिए आप जरूर देखें उन प्रश्नों को जहां पर मैं खुद डाउट में आ रही हूं। ठीक है, तो ध्यान देना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, पाश्चात्य समीक्षकों का जन्म की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? तो पाश्चात्य समीक्षक हैं, जरा ध्यान दें। सबसे पहले अरस्तु का समय है दोस्तों 424 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व। ठीक है, तो ईसा पूर्व वाला जो समय है वो उल्टा चलेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो 424 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व। ठीक है, अरस्तु का समय। फिर है प्लेटो का समय क्या है? 334 ईसा पूर्व से 384 ईसा पूर्व से 332 ईसा पूर्व। कितना? 384 ईसा पूर्व से 332 ईसा पूर्व। ठीक, फिर है लॉन्जाइनस। ठीक है, कहीं कहीं लॉन्ग्यूनस भी लिखा मिलता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात का। लॉन्जाइनस, इनका समय है दोस्तों 3री शताब्दी। क्या है? 3री शताब्दी। फिर है कॉलरिज। कौन है? कॉलरिज का समय क्या है? तो 1772 से 1834 ईस्वी। 1772 से 1834 ईस्वी ये समय है किसका दोस्तों? कॉलरिज का समय है। तो सबसे पहले अरस्तु। ठीक है, अरस्तु के बाद आए कौन? प्लेटो, फिर है लॉन्जाइनस। ठीक है, आप यहाँ बताएंगे कि अरस्तु किसके गुरु थे या प्लेटो किसके शिष्य थे, तो जरा बताना मुझे प्रश्न में, अगर आपने पढ़ा है तो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक, और प्लेटो के शिष्य कौन थे ये भी बताना। ठीक, लॉन्जाइनस 3री शताब्दी के, कॉलरिज ठीक 1772 से 1884 ईस्वी के पाश्चात्य समीक्षक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले पत्रिका है कवि वचन सुधा। ठीक है, का से कवि, का से काशी। ठीक है, तो ये कहाँ पर इसका संपादन हुआ था? सबसे पहले काशी में, कवि वचन सुधा। ठीक है, संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक है, 1867 ईस्वी, 1867 ईस्वी, 1867। अब देखो कहीं कहीं किताब में मिलता है 1868, कहीं कहीं मिल रहा है 1867। ठीक, तो आप घटना चक्र की पुस्तक जो आप कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या है कि जो DSSB वाले एग्जाम लेते हैं तो प्रायोरिटी आप इस किताब के समय को देंगे। ठीक है,
आप मेरे रामबाण संकलन के एक बार वीडियो भी देख लेना दोस्तों, उसके बाद इन वीडियोस को भी देख लेना और क्रॉस चेक करना, फिर अपनी किताबों को देख लेना। आपको हर तरह से देखना कि आपको कितनी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो हर बार स्टूडेंट्स की गलती नहीं होती, ये बात भी ध्यान रखना। अभी नेट का एग्जाम होने वाला है, 1 साल से उसको एक्सटेंड किए जा रहे हैं, मतलब कितना भद्दा मजाक है ये स्टूडेंट्स की लाइफ के साथ, आप ये खुद देखें, ठीक है। अरे नौकरी नहीं है तुम्हारे पास तो सीधा मना कर दो भाई, कौन कह रहा है आपसे प्राइवेट में चले जाएंगे, एटलीस्ट उन्हें धोखे में तो मत रखो स्टूडेंट्स को, है ना। तो आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहें दोस्तों, ठीक है, सरकार के भरोसे ना बैठें, क्योंकि इनका कुछ पता नहीं है क्या से क्या कर जाएं, ठीक। लेकिन आप लोग पढ़ते रहें, ठीक, अपनी गैपिंग मत करना बिल्कुल भी, ठीक है, और निराश नहीं होना है बिल्कुल, ठीक है। ये समस्याएं आप ही के साथ नहीं है, सबके साथ में है, इस बात को जरा समझना, ठीक है। इन बीमारियों से बच जाओगे तो उससे बड़ी बात और क्या है, सबसे बड़ी चीज तो यही है ना, जान है तो जहान है, ठीक है। तो निराश नहीं होना है, आप अपनी तैयारी करते रहें, आप अपना काम करते रहें, किसी ना किसी दिन तो आपका नंबर आ ही जाएगा, इस बात ऐसा समझ के आप पढ़ें, ठीक है। अदरवाइज अगर कहीं आपको जॉब करनी है तो अपने समय को देखते हुए आप उस तरह से सेफ्टी के साथ अपनी जॉब भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसी आपकी परिस्थिति हो आप वैसे काम करिए, लेकिन अपनी स्टडी मत छोड़ना। अगर आप अच्छे लेवल पर प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं, ठीक है, 1-1, 2-2 नंबर से भी रहने वाले स्टूडेंट्स हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ठीक। तो दोस्तों इस लेवल पे आके अब हार मत मानना, मेरी यही सलाह रहेगी आप लोगों से, ठीक है। क्योंकि हम पता है क्या, थोड़ी सी परिस्थितियों को देखकर घबरा जाते हैं और हम बिल्कुल सफलता के करीब होते हैं और हम छोड़ देते हैं चीज़ों को, ठीक है। और वही गलती हमें नहीं करनी। अगर आप मन से हार नहीं मानोगे ना तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। नॉलेज है, आप सीख रहे हो, जरूरी नहीं है आपका एग्जाम नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, हो सकता है कहीं ना कहीं वो काम आ जाए। एजुकेशन कभी वेस्ट नहीं जाती, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो ध्यान रखें, अपने आप को लगातार इम्प्रूव करते रहें, ठीक। अगला प्रश्न है, वही प्रश्न है, ध्यान दें। कवि वचन सुधा 1867 ईस्वी, 1867 ईस्वी इसका समय है। फिर है सरस्वती पत्रिका, जिसके संपादक शुरू में कौन थे, 1900 में चिंतामणि, बाद में 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, इसका समय है 1903 ईस्वी, ठीक है। ज्यादातर समय 1903 ही दिया जाता है क्योंकि द्विवेदी जी का बहुत बड़ा रोल रहा है सरस्वती पत्रिका के लिए, ठीक। फिर है अगली पत्रिका कौन सी, चांद का समय है 1928 ईस्वी। फिर है हंस पत्रिका, जिसके संपादक थे शुरू में प्रेमचंद, बाद में रहे राजेंद्र यादव जी, ठीक है। हंस पत्रिका का समय है दोस्तों 1930 ईस्वी, 1930 ईस्वी। तो ध्यान रखें, सबसे पहले कवि वचन सुधा जिसका समय है 1867 ईस्वी, फिर है सरस्वती 1903 ईस्वी, फिर है चांद 1928 ईस्वी, फिर है हंस पत्रिका 1930 ईस्वी, ठीक है। तो ध्यान दें अगले प्रश्न पर गौर करेंगे। उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं, उपन्यास है झूठा सच, यशपाल का उपन्यास है 1958 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है झूठा सच, 1958 ईस्वी। फिर है राही मासूम रजा का उपन्यास आधा गांव, ठीक है, 1966 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है, 1966 ईस्वी। फिर है दोस्तों तमस उपन्यास, किसका है ये, भीष्म साहनी का है। तमस उपन्यास कब आया, 1973 ईस्वी में, ठीक है। फिर है सूखा बरगद, ये कब आया, 1986 में आया हुआ उपन्यास है सूखा बरगद। एक बात और ध्यान रखें, ये चारों की चारों उपन्यास विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास है, ठीक है। ध्यान रखेंगे जिस समय विभाजन हुआ था उस समय क्या परिस्थिति हमारे देश में चल रही थी, तो उस समय जो लोक जीवन था उसकी सच्चाइयाँ इन उपन्यासों में मिलती है। तो कभी अगर आप जॉब पर सेट हो जाएं या अभी समय हो तो उपन्यासों को पढ़कर देखना दोस्तों, ठीक है। पढ़कर देखना और कंपेयर करना आज की स्थिति से और उस समय की स्थिति से, यानी जब हम आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, ठीक है।
संघर्ष तो आजादी के लिए कर ही रहे थे, साथ में जब विभाजन हुआ तो उसके बाद जो दौर चला दोस्तों वो कितना भयावह था। ठीक है, तो आप एक बार उसे जरूर देखना। ठीक है, सॉरी पढ़ना। ठीक है, और कहीं अगर आपको मिल जाती है फिल्म के तौर पर तो देखें, पर मेरी राय है कि फिल्म देखने से अच्छा है आप उपन्यासों को पढ़ें। ठीक है, ध्यान रखें। तो ध्यान रहे, झूठा सच किसका उपन्यास कब आया? 1958 ईस्वी में। फिर है आधा गांव 1966 ईस्वी में। फिर है तमस 1963 ईस्वी में। फिर है सूखा बरगद 1986 ईस्वी में। ठीक, अगला प्रश्न है कवियों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले कवि हैं चिंतामणि, जिनका समय है 1509। ठीक है, फिर है कवि केशव दास, रीतिकाल के कवि हैं ये सभी। ठीक है, और चिंतामणि और केशव दास को लेकर बहस भी होती है आचार्यों में कि रीतिकाल के प्रवर्तक कवि किसे माने जाएं, चिंतामणि को माने जाएं या फिर केशव दास जी को माना जाए। ठीक है, तो ध्यान रखें, अलग अलग आचार्यों के अलग अलग मत हैं, आप प्रायोरिटी देंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के मत को। ठीक, तो ध्यान दें, चिंतामणि 1509 में, फिर केशव दास ये इनका समय है 1555 से 1617 ईस्वी, 1555 से 1617 ईस्वी। फिर है बिहारी का समय है दोस्तों 1595 से 1663 ईस्वी, 1595 से 1663 ईस्वी। फिर है पद्माकर जी का समय है 1753 से 1833 ईस्वी, 1753 से 1833 ईस्वी। याद रखें। तो दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, पद्माकर रीतिकाल के सबसे अंतिम कवि भी हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो याद रहे, क्रम है कवियों का, रीतिकालीन कवि हैं सबसे पहले चिंतामणि, फिर केशवदास जी, फिर बिहारी लाल, फिर कवि पद्माकर। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गौर करना जरा, काव्यों का सही अनुक्रम क्या है? तो काव्य का सही अनुक्रम सबसे पहले देखते हैं प्रिय प्रवास। ठीक है, प्रिय प्रवास हरिऔध जी की रचना है, जिसका समय है 1914 ईस्वी, 1914 ईस्वी। फिर है प्रसाद जी की रचना झरना, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, झरना, जिसका समय है 1918 ईस्वी, 1918 ईस्वी। फिर है निराला की कविता राम की शक्ति पूजा, जिसका समय है दोस्तों 1936 ईस्वी, 1936 ईस्वी। फिर है लोकायत्न, सुमित्रा नंदन पंत की रचना लोकायत्न, जिसका समय है दोस्तों क्या? 1964 ईस्वी, 1964 ईस्वी, 1964 ईस्वी। तो ध्यान दें, सबसे पहले प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी, फिर झरना 1918 ईस्वी, फिर राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी, फिर लोकायत्न 1964 ईस्वी। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों, सुमेलित प्रश्न है, पंक्तियां हैं और कवि। तो सबसे पहले पंक्ति है, घुन खाए शहतीरों पर। ठीक है, घुन खाए शहतीरों पर बारे खड़ी विधाता नाचे, कुछ इस तरह की है। ठीक है, बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं, सर्च करना जरा गूगल पर। ठीक है, किसकी पंक्ति है? नागा अर्जुन की है, नागा अर्जुन की पंक्ति है, घुन खाए शहतीरों पर बारह खड़ी विधाता नाचे। ठीक है, फिर है नाचे या बाचे, कुछ इसी तरह से है ये पंक्ति, देखना लेकिन है बहुत जबरदस्त। ठीक, अगली पंक्ति है, एक बीते के बराबर, एक बीते के बराबर। ये किसकी कविता से ली गई है पंक्ति? ध्यान रहे, केदारनाथ अग्रवाल जी की पंक्ति है, एक बीते के बराबर। फिर है, किंतु हम हैं द्वीप हम धारा नहीं हैं, किंतु हम हैं दीप हम धारा नहीं हैं। ठीक है, तो ये किसकी पंक्ति है? अज्ञे की पंक्ति है। ठीक है, अज्ञे की पंक्ति है। ठीक, फिर है, भूख से रिरियाती हुई, ये किसकी काव्य पंक्ति है? तो ध्यान रहे, धूमिल की काव्य पंक्ति है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, धूमिल। ठीक, अब बात करते हैं फिर से, घुन खाए शहतीरों पर नागा अर्जुन की पंक्ति, एक बीते के बराबर केदारनाथ अग्रवाल जी की पंक्ति, किंतु हम हैं द्वीप अज्ञे की पंक्ति है। फिर है,
भूख से रिरियाती हुई धूमिल की पंक्ति है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान देना जरा। संपादक हैं और पत्रिकाएं हैं। तो सबसे पहले संपादक श्याम सुंदर सेन किस के संपादक थे? समाचार सुधा वर्षण पत्रिका के, समाचार सुधा वर्षण पत्रिका के। फिर हैं राजा लक्ष्मण सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह, याद रखना, जहां राजा वहीं प्रजा, जहां राजा वहीं प्रजा, ठीक है। तो प्रजा हितैषी पत्रिका के संपादक थे राजा लक्ष्मण सिंह। फिर है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, ये किसके संपादक थे? तो कवि वचन सुधा पत्रिका के और हरिश्चंद्र मैगजीन के भी, ठीक है, ध्यान रखें। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है कवि वचन सुधा। फिर है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी, ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी, इनकी पत्रिका है दोस्तों आनंद कादम्बिनी। चारों की चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लें, ठीक है। आनंद कादम्बिनी किसकी है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी की पत्रिका है आनंद कादम्बिनी। तो याद रखें, समाचार सुधावर्षण श्याम सुंदर सेन, प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह, कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र, आनंद कादम्बिनी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठीक है, ये संपादक हैं इनके। अगला प्रश्न है, गौर करना जरा, सही सुमेलित प्रश्न है। पत्रिका है और प्रकाशन वर्ष है, क्या है? पत्रिका है और प्रकाशन वर्ष है। तो जरा ध्यान दें, सबसे पहले पत्रिका सार सुधा निधि, सार सुधा निधि, इसका प्रकाशन वर्ष है 1879, 1879, ठीक है, सार सुधा निधि का प्रकाशन वर्ष है। फिर है बंगदूत, बंगदूत जिसके संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय, ठीक है। तो ध्यान रखें, बंगदूत किसकी है ये? तो इसका प्रकाशन वर्ष है दोस्तों 1829 ईस्वी, 1829 ईस्वी, याद रखें। फिर है भारत मित्र, भारत मित्र, ठीक है, इस पत्रिका का समय है 1877 ईस्वी, 1877 ईस्वी। फिर है हंस पत्रिका जिसके शुरुआती संपादक प्रेमचंद और बाद के संपादक थे राजेंद्र यादव जी, ठीक है। तो ध्यान रखें, इसका समय है 1930 ईस्वी, कौन सा? 1930 ईस्वी, ठीक है। तो ध्यान रखें, सार सुधा निधि 1879 ईस्वी, 1879। फिर है बंगदूत 1829 ईस्वी। फिर है भारत मित्र 1877 ईस्वी। फिर है हंस पत्रिका 1930 ईस्वी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ये समय है, ठीक। आप चाहें तो क्रम से भी लगा सकते हैं इन्हें। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित प्रश्न है, ध्यान देना। आलोचनात्मक कृति है दोस्तों और लेखक हैं। सबसे पहले आलोचनात्मक कृति दूसरी परंपरा की खोज जिसके लेखक हैं नामवर सिंह जी। फिर है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, किसकी है ये रचना? तो ध्यान रखें, गजानन माधव मुक्तिबोध की, गजानन माधव मुक्तिबोध की, ठीक है। क्या है रचना? नए साहित्य, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। फिर है हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल, किसकी रचना है? आलोचनात्मक कृति है, तो ध्यान रहे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचनात्मक कृति है हिंदी साहित्य का आदिकाल। फिर है अगली कृति नया साहित्य नए प्रश्न, नया साहित्य नए प्रश्न, इनकी रचना है, इनके लेखक हैं दोस्तों कौन? नंद दुलारे वाजपेयी जी, नंद दुलारे वाजपेयी जी की आलोचनात्मक कृति है नया साहित्य नए प्रश्न, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो नामवर सिंह जी की रचना है दूसरी परंपरा की खोज। फिर है मुक्तिबोध की रचना नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। फिर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना हिंदी साहित्य का आदिकाल, ठीक है। फिर है नंद दुलारे वाजपेयी की रचना नया साहित्य नए प्रश्न। चारों की चारों इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित है, ध्यान दें। कथन है और लेखक। सबसे पहले कथन है करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है, किसकी
किसकी कथन है ये? तो ध्यान रखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। फिर है कौन? फिर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। तो इनका कथन है क्या? मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति है। ठीक, मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति है। तो ध्यान रखें, आज हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पंक्ति है। फिर है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। तो ये किसकी पंक्ति है? डॉक्टर नगेंद्र जी की। डॉक्टर नगेंद्र की पंक्ति है दोस्तों, याद रखेंगे। अगली पंक्ति है, गौर करना जरा, गौर करेंगे दोस्तों। पंक्ति है, भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। किसकी पंक्ति है? रामविलास शर्मा की। रामविलास शर्मा जी की पंक्ति है, ठीक है। भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है।